नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर रोग समूह पर बात करने वाले हैं जिसे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में राजयक्ष्मा या शोष कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। और इसे अक्सर आज के ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से जोड़कर देखा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि आयुर्वेद इसे कैसे समझता था, इसकी परिभाषा, इसके कारण, लक्षण और हाँ, इलाज का नजरिया। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जटिल स्थिति क्या थी और आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम राजयक्ष्मा, रोगों का राजा, ये क्यों इतना बड़ा नाम? हाँ, इसे रोगराट यानी रोगों का राजा इसलिए कहा गया क्योंकि ये शरीर की जो मूल जीवन शक्ति है ना, ओजस। ओजस मतलब वाइटैलिटी। बिल्कुल। ये उसी को खत्म कर देता है। उसका क्षय करता है और बहुत कष्ट देता है। कहते हैं सबसे पहले चंद्रमा को हुआ था, नक्षत्रों के राजा को। अच्छा। हाँ। और शोष, उसका क्या मतलब है? शोष का मतलब है शरीर का सूखना, क्षीण होना, धीरे धीरे, दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ फेफड़ों की बात नहीं बल्कि पूरे शरीर के कमजोर होने की बात है। अच्छा, तो इसके कारण क्या माने गए हैं? आज तो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। हाँ, यही आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है या कहीं कि ज्यादा व्यापक है। वो हाँ। सिर्फ बाहरी कारण पर नहीं रुकता, 4 मुख्य कारण बताएं। 4? कौन कौन से? पहला है सहसजन्य, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा शारीरिक मेहनत करना, जोर लगाना। अच्छा, ओवर एक्सर्शन। हाँ। दूसरा वेग धारणजन्य, ये है शरीर के जो नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे मलमूत्र, छींक, प्यास, इनको रोकना। ओ, ये तो हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल। तीसरा है क्षयजन्य, मतलब शरीर के ऊतकों, धातुओं का क्षय, कुपोषण से या बहुत ज्यादा उपवास वगैरह से। और चौथा? चौथा है विषमाशनजन्य, यानी बेमेल खाना, अनियमित खाना, विरुद्ध आहार लेना। अरे, ये तो सीधे सीधे शरीर को अंदर से कमजोर करने वाली बातें हैं। सही कहा। ये सीधे शरीर की इम्यूनिटी यानी ओजस पर असर डालते हैं। आज विज्ञान कहता है कि टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा पकड़ता है। तो ये क्षय वाली बात तो आज भी उतनी ही सही है। हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद का फोकस सिर्फ बीज यानी कीटाणु पर नहीं था, बल्कि खेत यानी शरीर की मजबूती पर भी था। ठीक है, अब आते हैं लक्षणों पर। क्या सिर्फ खांसी और बुखार ही होता है? नहीं नहीं, लक्षण तो बहुत सारे हैं। शारीरिक लक्षणों में जैसे दिल की धड़कन तेज होना, बहुत ज्यादा थकान रहना, हाँ। भ्रम की स्थिति, भूख बिल्कुल खत्म हो जाना, सांस में एक अजीब सी मिठास वाली गंध आना। मिठास वाली गंध? अच्छा। हाँ, और जाहिर है खांसी, बुखार, खासकर शाम या रात में, कंधे और छाती में दर्द, आवाज बैठ जाना, जी मिचलाना, सिर दर्द रहना, वजन का लगातार गिरना और रात में पसीना आना, ये सब आम लक्षण हैं। काफी सारे लक्षण हैं। और वो जो आप पहले बता रहे थे, बीमारी से पहले के संकेत, सपनों वाली बात? हाँ, वो पूर्व रूप कहलाते हैं। मतलब बीमारी पूरी तरह प्रकट होने से पहले के हल्के लक्षण, जैसे बेवजह नाक बहना, जुकाम सा रहना, कमजोरी लगना, खाने में अरुचि। और सपने? हाँ, कुछ खास तरह के सपने देखना भी इसका संकेत माना जाता था, जैसे सपने में मोर दिखे, गिरगिट दिखे या सांप, या फिर सूखे हुए नदी नाले तालाब दिखें। बाप रे, ये तो काफी विस्तृत वर्णन है। क्या इन लक्षणों के आधार पर बीमारी को बांटा भी गया है? हाँ, बांटा गया है लक्षणों की संख्या और गंभीरता के आधार पर। जैसे त्रिरूप राजयक्ष्मा, जिसमें 3 मुख्य लक्षण होते हैं। अच्छा। षड्रूप, जिसमें 6 लक्षण। और सबसे गंभीर स्थिति एकादश रूप, जिसमें 11 मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। 11 लक्षण? और इसमें शरीर के दोषों का क्या रोल है? वात, पित्त, कफ? बहुत बड़ा रोल है। इसमें तीनों ही दोष, वात, पित्त और कफ, बिगड़ जाते हैं। त्रिदोषज व्याधि है ये, और यही बिगड़े हुए दोष बीमारी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीनों दोष मिलकर शरीर में गड़बड़ी करते हैं। ये होता कैसे है? मतलब बीमारी फैलती कैसे अंदर? हाँ, उसे संप्राप्ति कहते हैं। देखिए, जो कारण हमने पहले गिने, ज्यादा मेहनत, वेग रोकना, गलत खानपान, हाँ। इनसे शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ता है। ये बिगड़े हुए दोष क्या करते हैं कि शरीर के जो चैनल्स हैं, स्रोतस, उनको ब्लॉक करते हैं या उनमें विकृति लाते हैं। चैनल्स जैसे प्राणवाह स्रोतस, जो श्वसन तंत्र से जुड़ा है, अन्नवाह स्रोतस, जो पाचन तंत्र से। जब इनमें रुकावट आती है तो ऊतकों यानी धातुओं को पोषण नहीं मिलता और वो कमजोर होने लगते हैं। बिल्कुल, उनमें क्षय होने लगता है, शोष होने लगता है। यही पूरी प्रक्रिया है। समझ गई।
अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इलाज। आयुर्वेद इसे कैसे मैनेज करता था? देखिए, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बड़ा होलिस्टिक है। मतलब सिर्फ दवा नहीं, पहला लक्ष्य है रोगी का बल यानी ताकत और मांस यानी मसल मास बढ़ाना। अच्छा, शरीर को मजबूत करना। हाँ, इसके लिए पौष्टिक लेकिन आसानी से पचने वाला खाना, जिसे पथ्य कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे क्या खास चीजें बताई गई हैं? जैसे बकरी का दूध और मांस काफी अच्छा माना गया है। घी, शहद, पुराने चावल, मूंग दाल, ये सब बल बढ़ाने वाले हैं। और किन चीजों से बचना है? अपथ्य। हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। जैसे रूखा खाना, बासी खाना, बेमेल खाना, बहुत ज्यादा शारीरिक संबंध बनाना और खासकर शरीर के वेगों को रोकना, इनसे बचना बहुत जरूरी है। और दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ? औषधियां भी हैं। कई तरह के योग हैं। जैसे रसायन के तौर पर च्यवनप्राश दिया जाता है। च्यवनप्राश, वो तो हम आज भी खाते हैं। हाँ, खांसी बुखार के लिए सीतोपलादी चूर्ण, सांस की दिक्कत में वासावले, और अगर स्थिति गंभीर हो तो स्वर्ण भस्म वाले योग भी हैं, जैसे वसंत मालती रस, अश्वगंधा, शतावरी जैसी जड़ी बूटियां भी ताकत के लिए दी जाती हैं। तो ये पूरा एक पैकेज था, खाना, परहेज, दवा। बिल्कुल। आज की बात करें तो निदान के लिए एक्सरे, बलगम जांच, मॉन्टॉक्स टेस्ट होते हैं, और इलाज में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी यानी एटीटी चलती है, जिसमें कई दवाएं एक साथ लंबे समय तक लेनी होती हैं। पर पोषण और आराम पर जोर आज भी है। अली बीमारी के रूप में समझा, जिसके कारण भी कई थे, लक्षण भी अलग अलग, और इलाज भी सिर्फ दवा नहीं बल्कि पूरे शरीर और जीवन शैली को ठीक करने पर आधारित था। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है, ये जो राजयक्ष्मा के अनेक कारणों और उसके होलिस्टिक इलाज की प्राचीन समझ है, हाँ, ये आज की जो कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक बीमारियां हैं, खासकर वो जिनमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उनको समझने में हमारी कैसे मदद कर सकती है? अच्छा सवाल है। मतलब आज हमारे पास टीबी के लिए स्पेसिफिक दवाएं हैं, जांचें हैं, सब है, लेकिन शरीर की अपनी शक्ति, बल और पोषण यानी धातु क्षय को रोकने पर जो आयुर्वेद का हजारों साल पुराना जोर था, वो आज भी कितना मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है।